नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इतिहास से और इतिहास में हम जिस सेक्शन को शुरू करेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे हम जो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चल, बिना किसी डिले के आज हम लोग फाउंडेशन रखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। जब मैं ये बात करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तब समय अवधि क्या है? यानी सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत और अंत पर अगर हम गौर करें तो हम ये देखते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1947 की कहानी है। 1947 में क्या हुआ? 1947 में 1947 में ब्रिटिशों का रूल भारत पर से खत्म हुआ, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। और जो चीज खत्म हुई है वो कभी ना कभी शुरू भी हुई होगी। बिल्कुल, साल 1757 में ब्रिटिशों का शासन भारत पर शुरू हुआ, यानी स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। यानी अगर मैं कहूं कि मॉडर्न इंडिया क्या है, तो वो ब्रिटिशों के भारत पर शासन शुरू करने से ब्रिटिशों के भारत पर शासन खत्म करने की कहानी, इसको ही हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। यानी द टाइम पीरियड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इज कॉल्ड मॉडर्न इंडिया। सही भी बात है। चल, अब जब हम लोग बात करते हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास है, तो हमारे मन में सबसे पहला एक प्रश्न आना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया आए क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 किलोमीटर चलना है, तो आप 1 किलोमीटर चलने के लिए भी मुझसे कारण मांगेंगे। सर क्यों, हम अपने घर से 1 किलोमीटर क्यों चलें? जब आपको 1 किलोमीटर चलने के लिए कारण चाहिए, तो सोचिए कुछ लोग हजारों किलोमीटर दूर से भारत आए, तो भारत में कोई बहुत बड़ा आकर्षण रहा होगा जो उन्हें आकर्षित किया और जिसकी वजह से वो भारत आए और इतने वर्ष यहां रहे, उन्होंने व्यापार किया और आगे चल के शासन भी किया। क्योंकि जब हम बात करते हैं केवल ब्रिटिशों की, तो आप देखिए ये 190 साल का ये समय अवधि है। इसलिए आप देखते हैं कई बार किताबों में लिखा रहता है कि ब्रिटिशों ने भारत पर 200 वर्ष लगभग शासन किया। इसी 190 को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा, लेकिन क्या भारत में सबसे पहले ब्रिटिश आए? नहीं, ब्रिटिशों से पहले कोई दूसरे भी यूरोपीय आए थे। चले तो शुरुआत करते हैं उसी आकर्षण की जिसकी वजह से यूरोपीय भारत आए, और यहीं पर हम लोग बात करेंगे मसालों की। क्या बात कर रहे हैं सर? मसाले यानी स्पाइसेस उन्होंने आकर्षित किया? बिल्कुल सर, ऐसी क्या बात थी भारत के मसालों में? तो सबसे पहला हम लोग अपना टॉपिक उठाएंगे स्टोरी ऑफ स्पाइसेस यानी मसालों की कहानी। हम लोग कुछ साल पहले चल रहे हैं। तो एक साल है 1453 जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना ज्यादा प्रभावित किया जितना किसी और दूसरे साल ने नहीं किया होगा। अब साल 1453 से पहले की कहानी समझते हैं। साल 1453 से पहले, 1453 से पहले भारत से मसाले निकल रहे हैं और आराम से यूरोप पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि जमीन जमीन से जुड़ी हुई है। क्योंकि जमीन जमीन से जुड़ी हुई है, इसलिए भारत के मसाले पहुंच जा रहे हैं यूरोप। आप देख भी पा रहे हैं लैंड रूट के थ्रू। यहां पर मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एशिया, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ईरान। इसी कहानी को आप आगे बढ़ाएंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो इंडिया से मसाले निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये मसाले कहां पहुंच जा रहे हैं? यूरोप पहुंच जा रहे हैं। यहां पर बीच में आपको एक ज्वाइनिंग कंट्री दिख रही होगी जिसका नाम है टर्की यानी तुर्की, और यहां पर है यूरोप जहां पे ये मसाले जा रहे हैं। सर लेकिन ये मसाले यहां पे जा क्यों रहे हैं? मसाले यूरोप के लोग क्यों खरीद रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर? उसका कारण है कि बच्चे सर्दियों के टाइम पर जैसे यहां पे स्नोफॉल होता है, जैसे हमारे यहाँ रेनफॉल होता है, बारिश होती है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है और पूरी जमीन बर्फ से ढक जाती है। जब पूरी जमीन बर्फ से ढक गई तो आपके पास खाने पीने को क्या है? आप कैसे जिएंगे? क्योंकि जमीन बर्फ से ढक गई है, अब आप गेहूं चावल उगा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में यूरोप वासी क्या खा के जीवित होते थे? मीट यानी फ्लैश, ये खा के ये लोग जीवित है। सिंपल। लेकिन मीट या फ्लैश ये तो जानवरों से आता है, और जानवरों से आता है यानी सीमित है। ऐसा तो नहीं कि भाई अनलिमिटेड है। और जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज सीमित होगी, गेहूं चावल है नहीं, मीट है, सीमित है, तो आप अपनी सीमित चीज को ज्यादा दिनों तक चलाने का प्रयास करेंगे, तभी तो आप जीवित रहेंगे। और इसलिए यूरोप वासी इस्तेमाल करते थे स्पाइसेस, और यही स्पाइसेस जब इस मीट पर, फ्लैश पर लग रहे हैं, तो ये ज्यादा दिनों तक चल रहा है।
क्योंकि स्पाइसेस एक बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव है। उदाहरण के लिए आपने अचार का नाम सुना है, भाई आपने अचार खाया भी है, लेकिन नॉर्मल खाना एक दो दिन में खराब हो जाता है, अचार क्यों नहीं खराब होता? अचार महीनों महीनों सालों साल क्यों चल जाता है? क्योंकि उसमें मौजूद होते हैं मसाले। आपने नाम सुना होगा मम्मी, घर वाली नहीं, आपने सुना होगा इजिप्ट के लोग कई वर्ष पहले जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो डेड बॉडी को जमीन के नीचे दफनाने से पहले हाथ पांव पे स्पाइसेस मसाले लगाते थे, फिर एक वाइट बैंडेज से उनको बांध के नीचे रख देते। आज भी इतने वर्षों बाद जब उन शरीरों को निकाला जा रहा है तो वो शरीर डिकम्पोज नहीं हुए, सड़े गले नहीं। क्यों नहीं? कारण मसाले। क्योंकि हाथ पांव पे मसाले लगे थे, बैक्टीरिया का एक्शन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं बात कि आज तक वो बॉडीज बहुत अच्छी कंडीशन में जब वो निकाली जा रही है। तो हमको एक चीज पता चल गई कि स्पाइसेस एक बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव हैं, और जब वो लग रहे हैं डेड बॉडीज पर तो वो प्रिजर्व कर रहे हैं, उसी प्रकार जब वो लग रहे हैं फ्लैश पर यानी मीट पर तो वो मीट ज्यादा दिनों तक चलता है। यही कारण है कि यूरोप वासी बहुत बड़े स्तर पर इसकी डिमांड करते थे, और इसलिए भारत से बड़ी मात्रा में मसाले निकल रहे हैं और यूरोप पहुंच रहे हैं। तो हमको सबसे पहले पता चल गई नीड क्या है, क्यों यूरोप वासी भारत की प्रति आकर्षित हैं। दूसरी बात, अब हमने यहां पर एक साल लिखा हुआ है, बिल्कुल सर, साल 1453। साल 1453 में क्या हुआ कि ये जो रूट है इसको ब्लॉक कर दिया गया। किसके द्वारा? असल में ऑटोमन एम्पायर नाम का एक साम्राज्य था जिसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसको हमने बोला है, जो आज का हमने बताया तुर्की, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। अच्छा, तो जब ये वाले क्षेत्र पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, जबकि यहां पर पहले किसका कब्जा था? बाइजेंटाइन एम्पायर, और बाइजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियन एम्पायर था। अब सोच के देखें, जब पहले यहां पे क्रिश्चियन थे, यूरोप में तो क्रिश्चियन थे ही, तो यहां क्रिश्चियन, यहां क्रिश्चियन, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई भाई, तो यहां पे से मसाले जो निकल रहे थे वो आराम से भारत पहुंच जा रहे थे। यह है साल 1453 के पहले की बात। लेकिन जब साल 1453 में इस क्षेत्र में ऑटोमन एम्पायर आया, मुस्लिम साम्राज्य आया, तब बेटा ये लैंड रूट इनने ब्लॉक किया, और तब इनने कहा ईसाइयों को कि सुन लीजिए यूरोप के ईसाई, अगर आपको चाहिए मसाले हम देंगे, लेकिन आप इस्लाम धर्म कबूल करें। अब यूरोप वासी यहां फंस गए। क्यों? क्योंकि बिना मसाले के रह नहीं सकते, क्योंकि मसाले उनके लिए जीने और मरने की बात है, और धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के लोगों के लिए जीने और मरने की स्थिति हो गई कि आप बिना मसालों के रह नहीं सकते, लेकिन मसालों का जो लैंड रूट है, जो स्थल मार्ग है, जो भारत से चल रहा है, वो तो ब्लॉक हो चुका है, मसाले आपको मिल नहीं रहे, और आप धर्म परिवर्तन करना नहीं चाह रहे। ऐसी स्थिति में यूरोप वासियों ने भी ठान लिया कि कोई बात नहीं ऑटोमन एम्पायर, अगर आप हमें स्थल मार्ग से मसाले नहीं देंगे तो हम समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचेंगे। और तब हम देखते हैं कि अलग अलग यूरोपीय लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए। और इस कड़ी में हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ये निकलते हैं स्पेन से भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए, लेकिन ये पहुंच जाते हैं अमेरिका। अब उस टाइम पर जीपीएस तो था नहीं कि आपने जीपीएस में डाला आप सही जगह पे पहुंच गए। ऑब्वियस सी बात है कि आप तुक्का लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप तुक्का लगाते हो तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। तो भारत की खोज करने निकले थे, भारत का समुद्री मार्ग खोज करने निकले थे। ये भी मैं बता दूं, भारत सबको मालूम है कि पहले से है, तो भारत की यहां कोई खोज नहीं कर रहा, भारत का समुद्री मार्ग खोज रहे हैं, भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता। लेकिन गलती से क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज कर बैठे। इनको तो यह भी लगा कि इनने इंडिया खोज लिया है, इसलिए इनने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट भी कर लिया कि हमने इंडिया की खोज कर ली है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई इनने इंडिया की खोज नहीं की, यहां तक कि इनको जो पहली जनजाति इनको टकराई थी, इनका नाम भी इनने रेड इंडियन रख दिया। आज तक अमेरिका में एक जनजाति जिसका नाम है रेड इंडियन, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इनको इंडियन समझ लिया था, लेकिन असल में ये इंडियंस नहीं थे, ना ही ये इंडिया है। तो जब बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को बताया कि मैंने इंडिया खोजा है और ये चीजें हैं, तो लोगों ने तुलना की, लोगों ने बोला कि नहीं भाई ये तो कोई भी वो चीज नहीं है जो हमने इंडिया के बारे में सुनी है, आप गलत बोल रहे हो, यहां तो इंडिया के बारे में कोई भी चीज नहीं है जो आप बता रहे हो कि आपने ये देखा वो देखा। और इस प्रकार पता चला कि इनने इंडिया नहीं खोजा, और फिर वापस खोज जारी है। और साल 1498 में, क्योंकि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, है तो रात ही, आपको समय लग सकता है लेकिन आप सफल जरूर होंगे। तो साल 1498 में 1498 में एक व्यक्ति जिनका नाम होता है वास्को डा गामा। तो बेटा वास्को डा गामा
पुर्तगाल से निकलते हैं 1497 में और अफ्रीका के नीचे से होते हुए 1498 में पहुंच जाएंगे इंडिया। 1497 में पुर्तगाल से निकले और अफ्रीका के नीचे से होते हुए पहुंच जाएंगे 1498 में इंडिया। मुबारक हो, भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया गया है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक बार अगर हमको वो रूट मिल जाए, बिल्कुल, तो ये लीजिए भाई, ये वास्को डा गामा का रूट है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 1497 में निकले, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से केप ऑफ गुड होप या जिसे उत्तम आशा अंतरीप भी कहते हैं, इसे क्रॉस किए और यहां देखें भारत में पहुंच गए। भारत में जिस जगह पहुंचे वो नाम है कालीकट। चल, ये है वास्को डा गामा। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई वास्को डा गामा जो आए हैं भारत, तो भारत में उस टाइम पर कौन होगा? एक जिज्ञासा वाली बात है कि भारत में कौन है, तो देखते हैं भाई। चल, तो भारत में उस टाइम परिस्थिति क्या है, आइए। तो जैसे हमने बोला भाई ये हो गया आपका यूरोप, और हमने बोला कि वास्को डा गामा आए हैं भारत। भारत में किस जगह पर आए हैं, तो हमने यहां पर मार्क कर दिया बच्चे, भारत में आए हैं कालीकट। कहां पर आए हैं? भारत में कालीकट आए हैं। ठीक है, भारत में कहां पर आए हैं? कालीकट। ये कालीकट आज कहां है? ये कोई कैलकाटा नहीं है, ये है केरल की एक जगह कालीकट। ठीक है बच्चे, तो केरल में एक जगह है जिसका नाम है कालीकट। अच्छा, अब यहाँ पे स्थानीय शासक कौन है भाई? कोई ना कोई तो होगा। तो बिल्कुल यहां कालीकट के जो स्थानीय शासक थे जिनने स्वागत किया वास्को डा गामा का, उनका नाम है जमोरिन। क्या नाम है बच्चे? जमोरिन। तो कालीकट के स्थानीय शासक का क्या नाम है? जमोरिन नाम है। ओके, ठीक है सर। इनने ही स्वागत किया काफी हर्षोल्लास के साथ। बहुत सारे शहर के लोग ये वास्को डा गामा के स्वागत में लाए। इनको उम्मीद थी कि वास्को डा गामा इनके लिए बहुत सारे उपहार लाया होगा, लेकिन जमोरिन बड़े निराश हुए जब बाद में पता चला कि वास्को डा गामा कुछ ऐसा विशेष नहीं लाया और बड़ी ही इनके अनुसार मामूली चीजें इनको भेंट कर दी। जैसे नहीं होता आजकल सोन पापड़ी के डब्बे की एक ऐसी इमेज बन गई है कि भाई कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है तो लोग बोल रहे हैं अरे सोन पापड़ी, और लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसे ही स्थिति आ गई। लेकिन ये जमोरिन किसके अंतर्गत सेवारत है? ये तो एक स्थानीय शासक है, लोकल रूलर है। असल में यहां हम देखते हैं कि उस टाइम पर जो साम्राज्य दक्षिण भारत पर मौजूद था उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम है? विजयनगर साम्राज्य। इसके बारे में हम लोग मध्यकालीन भारत में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, यह है विजयनगर साम्राज्य जो उस टाइम पे साउथ इंडिया में मौजूद है। और जो इसके रूलर थे उनका नाम था इमादी नरसिम्हा। क्या नाम था? इमादी नरसिम्हा। तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, इमादी नरसिम्हा। चल, तो इमादी नरसिम्हा जो विजयनगर साम्राज्य के उस टाइम पर हेड है, ये है जो राजा हैं विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण भारत में, और इनके कई सारे गवर्नर हैं। एक गवर्नर का नाम है जमोरिन। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आज अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो वो भारत के किसी हिस्से में आएगा, वो गुजरात आएगा, वो यूपी आएगा, वो एमपी आएगा, वो केरल आएगा, पूरे भारत में एक साथ थोड़ी ना आएगा। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि आ जाए कहां पर, तो हमने बोला कि कोई व्यक्ति दिल्ली आ गया, तो दिल्ली की स्थानीय शासक कौन है? रेखा गुप्ता जी सीएम। लेकिन इंडिया के शासक कौन है? हम कहेंगे नरेंद्र मोदी जी पीएम। वैसे ही उसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूं कि जब वास्को डा गामा इंडिया आया, इंडिया में कालीकट आया, तो स्थानीय शासक कौन है? तो जमोरिन। लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य के रूलर है उनका नाम क्या है? तो सही जवाब है इमादी नरसिम्हा। इनके बारे में हम लोग भविष्य में विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। इसका नाम जमोरिन आपको बड़ा यूनिक किस्म का नाम लग रहा होगा कि सर भारत में ऐसे नाम, असल में इसका ओरिजिनल नाम है समुथ्री। क्या नाम है? समुथ्री, ये इसका ओरिजिनल नाम है। लेकिन यूरोपीय लोगों ने इसके नाम को जब बोला तो कुछ इस प्रकार बोला, सेमुथ्री, सेमोरी, सेमोरिन, तो समुथ्री का जेमोरिन कर दिया। अब ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात इसलिए है क्योंकि सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो यूरोपीय लोग अच्छे से नहीं बोल पाते थे और वो अपने एक्सेंट में जब बोलते थे तो वही नाम वो आगे रख भी देते थे। जैसे आपने नाम सुना है रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। लेकिन जब यूरोपीय लोग ठाकुर बोलते थे तो ऐसे बोलते थे रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर, तो ठाकुर का टैगोर कर दिया। बताइए, कानपुर का कर दिया खानपुर, सिपाही का कर दिया सिपाही, तुम दो सिपाही इधर आओ। कुल मिला के हम देखते हैं कि यही एक्सेंट का जो फर्क है, इसी की वजह से समुद्री बन गए जमोरिन। एनीवेज, अब हमको ये तो पता चल गया स्थानीय शासक है। चले, अच्छा, आपको एक और संशय मन में होगा कि सर क्या हमको जो आप पढ़ा रहे हैं नोट पूरे बनाते जाना है? तो देखिए बेटा, इस तरीके से आपको जो भी मैं चीज बताऊंगा उसका बायलिंगुअल नोट्स
यहीं पर आपको बताया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो आप परेशान ना हो, आपको कोई चीज अभी लिखनी नहीं है, आप बस ध्यान से सुने। देखो, अगर आप सुनने के टाइम पर लिखोगे तो जाहिर सी बात है आप सुन नहीं पाओगे। जब सुन नहीं पाओगे तो बेटा इस क्लास को अटेंड करने का औचित्य सेंस क्या रह जाएगा। तो अभी सिर्फ आप लर्निंग पर ध्यान दें, इंजॉय करें, लेक्चर बहुत अच्छे से सुने। आपको पूरे बाइलिंगुअल नोट्स दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैं ये नोट्स आपके साथ रीड भी करूंगा ताकि आपको और बेहतर इस पर नियंत्रण प्राप्त हो। तो परेशान नहीं होना है। हाँ, हमने ये वाली चीज देख ली, हमने ये वाली चीज पूरी डिस्कस कर ली। चल, अब हम लोग एक और बात डिस्कस करें कि वास्को ड गामा इंडिया में जब पहुंचे तो क्या उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी हुई? हाँ भाई बिल्कुल हुई। जब वास्को ड गामा इंडिया आ रहे थे तो यहां पर वो रास्ता भटक गए, वो और उनके साथ कुछ जहाज भी थे, वो रास्ता भटक गए। अब जब वो रास्ता भटक गए तो ऐसी स्थिति में एक पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अब्दुल मजीद, या किसी किसी पुस्तक में आप ये नाम अहमद मजीद भी देखते हैं, तो अब्दुल मजीद या अहमद मजीद। तो बेटा अब्दुल मजीद या अहमद मजीद ये वो पथ प्रदर्शक हैं, वो गाइड हैं कि जब ये रास्ता भटक गए थे तब बेटा इनने, अब्दुल मजीद ने गाइड किया, ये एक मछुआरे थे, इनने गाइड किया वास्को ड गामा को कालीकट ले जाने में। तो एक ये नाम आपको दिमाग में रखना है। ठीक है सर, ये भी बात हमको समझ में आ गई। चलिए, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग एक और महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करेंगे, जो है यूरोपीय कंपनियों के भारत से व्यापार प्रारंभ करने का क्रम। कि भाई सबसे पहले इंडिया में किसने व्यापार शुरू किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों के भारत से व्यापार प्रारंभ करने का क्रम, सबसे पहले आप देखते हैं पुर्तगाली। अभी हमने बात की कि बेटा सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में किसने? वास्को ड गामा ने। ठीक है, इनफैक्ट 1498 में जब इनने भारत में ये आए, व्यापार शुरू किया, क्या आप जानते हैं पुर्तगालियों के बाद बहुत सारे यूरोपीय लोग आएंगे इंडिया? बिल्कुल सर, हम ये बात अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये सब बाकी के लोग इनसे पहले चले जाएंगे भारत से। क्या बात करें सर? हाँ, जैसे देखो अभी हमारी क्लास में ब्रिटिश आए भी नहीं, अभी हम लोग इनकी ऑफिशियली एंट्री बाद में देखेंगे, लेकिन आप सब जानते हो कि 1947 में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अभी हमारी क्लास में फ्रेंच आए नहीं है, लेकिन आगे चल के आएंगे। और पता है ये कब इंडिया से चले जाएंगे? 1954 से इंडिया से चले भी जाएंगे। लेकिन पुर्तगाली इंडिया से 1961 में जाएंगे। 1961, यानी ये भारत में आने वाले सबसे प्रथम और भारत से जाने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय हैं पुर्तगाली। सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाएंगे। और जैसे लोग नहीं होते, वो जो कुछ शादी में कार्ड मिलता है जिनको लिखा रहता है कार्ड में 7 बजे से आपके आगमन तक, तो कुछ लोग 7:30 बजे ही पहुंच जाते हैं कि 7:30 से 8:30 सबसे पहले हम ही जो वो ढक्कन है वो खुलवाएंगे, उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्टर खाएंगे, फिर 8:30 से 8:45 डाइजेस्ट करेंगे, 9:45 से 9:45 चलेगा मेन कोर्स, 9:45 से 10 फिर डाइजेस्ट करेंगे, फिर 10 से लेकर 11 डेजर्ट चलेगा, और फिर 11 से 11:15 लिफाफा देने के बाद अब चला जाएगा। तो सबसे पहले आओ और सबसे अंत में जाओ पुर्तगाली। चले, तो कुल मिला के ये सबसे पहले आएंगे, सबसे अंत में जाएंगे। इनके बाद हम पढ़ेंगे डच। ये डच कहां के लोग होते हैं? तो बेटा डच नीदरलैंड्स के लोगों को हम लोग बोलते हैं डच, है ना। तो नीदरलैंड्स के जो लोग हैं बच्चे, इनको बोला जाता है डच। नीदरलैंड्स के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, एक बात हमको ये समझ में आ गई। अंग्रेज, ब्रिटिश, इनके बाद डेनिश। डेनिश कहाँ के लोग हैं? तो बेटा जो डेनमार्क के लोग हैं, जो डेनमार्क के लोग हैं, जो डेनमार्क के लोग हैं, है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं डेनिश। और अंत में आप देखेंगे तो बेटा फ्रेंच, सबसे जो अंत में मुख्य यूरोपीय लोग आएंगे वो ये। चले, अब हमने दूसरी बात देखनी है। आइए 1492 में देखो, अब मैं आपके सामने जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई हैं उनको आपको बोल के भी बताऊंगा, ताकि आपके पास ये जो परमानेंट नोट्स स्टे करेंगे, और इन परमानेंट नोट्स को कैसे शॉर्ट नोट्स में तब्दील करते हैं, वही शॉर्ट नोट्स आपको बनाने में वो तरीका भी बताऊंगा। ये जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं अभी मैं बताऊंगा, अभी बस सुने। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज हेतु आगे निकला, परंतु कोलंबस भारत की बजाय उत्तर अमेरिका पहुंचा, ये बात आप अच्छे से जानते हो। फिर पुर्तगाली व्यापार के उद्देश्य से भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय थे, ये बात मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। तो देखिए, इन 1492 कोलंबस ऑफ स्पेन सेल्ड टू डिस्कवर इंडिया, बट इंस्टेड ऑफ इंडिया कोलंबस रीच्ड नॉर्थ अमेरिका। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड लास्ट टू लीव इंडिया। ये हमने डिस्कस किया।
और हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई इनने अमेरिका को भारत बता दिया था, एक बड़ी गलती की, ब्लंडर किया। इनफैक्ट वहां पे कुछ जनजातियां भी इनको टकराई थी, इनको रेड इंडियन नाम मिला। क्या आप जानते हैं कि उन कुछ जनजातियों ने इनको हॉस्टाइल समझ लिया था, यानी इनको आक्रमणकारी समझ लिया। ऐसी स्थिति में इनको बांध दिया, पेड़ से लटका दिया, ये रियल कहानी है। तब बहुत देर तक तो ये गुहार करते रहे मुझे छोड़ दो, लेकिन तब जातियां इनको छोड़ नहीं रही थी। तब इनने थोड़ी देर में बोला कि अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो यहां भयंकर अंधेरा छा जाएगा। और थोड़ी देर में भयंकर अंधेरा छा भी गया। सब जाति डर गई, उस जनजातियों ने इनको नीचे उतारा, उनने इनको ईश्वर की तरह माना, भगवान मान लिया, इनके सामने झुकने लगे। और तब इनने बोला कि चलो बैठो मेरे साथ नाव, और नाव में सबको बिठाया और अपने साथ ले गए वापस यूरोप, और वहां इनको गुलाम बना दिया, बदला ले लिया, क्योंकि इनको जलाया था ना, थोड़ा सा आग लगा दी थी नीचे। लेकिन बात यह कि सर इनके कहने पर वहां अंधेरा हो कैसे गया था उस दिन? असल में यह है नाविक। जो नाविक लोग होते हैं ना, उनको ये बात मालूम होती है कि कब चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो उनको मालूम था उस दिन यहाँ चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और इसलिए जब चंद्र ग्रहण लगा तो वहां अचानक अमावस्या हो गई, भाई पूरा अंधेरा छा गया। अब ये बात बेचारी जनजातियों को मालूम नहीं थी, उनको लगा कि ये तो कोई दैवीय शक्ति है ना, डिवाइन मिरेकल है, और इसलिए इनको ईश्वर मान लिया। बताओ भाई। चल एनीवेज आगे देखिए। इसके बाद 1497 में एक पुर्तगाली नाविक जिनका नाम था वास्को ड गामा, ये लिस्बन पुर्तगाल की जो राजधानी है वहां से भारत की खोज के लिए आगे निकले। ये भी बात हमने डिस्कस की कि इन 1497 वास्को ड गामा पोर्चुगीज सेलर सेल्ड फ्रॉम लिस्बन टू डिस्कवर इंडिया, और फिर इनने केप ऑफ गुड होप होते हुए अहमद मजीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत में केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर 1498 को पहुंचे, जहां उनका स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया। जमोरिन विजयनगर साम्राज्य के राजा इमादी नरसिम्हा के अंतर्गत सेवारत थे। एक एक चीज बेटा, एक एक चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं बोलूंगा, जो काम की है, जो काम की है, वो आपको जरूर नोट्स में मिलेगी। तो आपको नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। तो यहां पर देखिए, और वो भी बायलिंगुअल सेंस में आपको मिलेगी कि विद द हेल्प ऑफ अ गाइड नेम्ड अहमद मजीद वास्को रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट on Malabar coast of Kerala on 20th May 1498 via the Cape of Good Hope, where he was welcomed by Zamorin, the local ruler of Calicut। और रूलर कौन था विजयनगर का? इमादी नरसिम्हा किंग थे। इस प्रकार वास्को ड गामा प्रथम यूरोपीय बने जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। अब देखिए, अब एक नई चीज देखते हैं, उन्होंने भारतीय वस्तुओं से 60 गुना लाभ कमाया। सर 60 गुना लाभ कैसे कमाया? ऐसे कमाया क्योंकि आप सोचें यूरोप में डिमांड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर, हम ये बात बिल्कुल समझ गए कि यूरोप में तो डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि देखो डिमांड ज्यादा है क्योंकि यूरोपियंस के लिए तो जीने और मरने का मामला है भाई। मसाले मसाले उनको चाहिए, अपने लिमिटेड खाने मीट को ज्यादा दिनों तक चलाना है तो उनको मसालों की आवश्यकता है, इसलिए वो मुंह मांगे दाम देने को तैयार है। और सप्लाई ज्यादा है नहीं क्योंकि लैंड रूट जो स्थल मार्ग है वो ब्लॉक हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो सी रूट से जो मसाले पहुंचे तो उसका दाम 60 गुना, यानी अगर 100 रुपए का इलायची का पैकेट था जो वास्को ड गामा ने भारत में खरीदा, उसे 6000 में यूरोप में भेजा। सोचें कितना प्रॉफिट कमाया। और अब वास्को ड गामा बार बार इंडिया आएंगे क्योंकि जब व्यक्ति को पता चल जा रहा है कि उसको पैसा कहां से कमाना है, बार बार वही काम करेगा ना। तो वास्को ड गामा 3 बार इंडिया आएंगे। 1498 सबसे पहला, 1502 दूसरा, और 1524 तीसरा। अब देखो लालच बहुत कर रहे हैं, 3 बार आए और लालच बुरी बला है। 1524 में मलेरिया हो जाएगा इन्हें जब ये भारत में होंगे, और कोची केरल में ही इनकी मृत्यु होगी। तो आए कहां थे जब इंडिया पहुंचे थे? पहली बार कालीकट केरल, और मृत्यु कहां हुई? कोची केरल। चले, तो वास्को 3 बार भारत आए, 1498, 1502, 1524, मृत्यु 1524 कोची मलेरिया से। चल ये भी बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको पुर्तगालियों के बारे में कुछ और बेसिक एक बात बता दूं। बस थोड़ा पानी हो जाए, उसके बाद हम लोग और चर्चा करेंगे। चले, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री, या प्रथम, इसको आप दुर्ग कह लो या कारखाना कह लो, ये कहां खुला? तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर ये क्या है कारखाना, दुर्ग, फैक्ट्री? ये है गोडाउन। सर गोडाउन, देखो पुर्तगालियों ने 1498 में इंडिया से व्यापार शुरू किया। अब धीरे धीरे उनका जो व्यापार है भारत में बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तब उनको गोडाउन की आवश्यकता होगी। आप सोच के देखें, किसी व्यक्ति के पास एक किराने की दुकान है,
मान लो लक्स साबुन बेचता है, 500 लक्स साबुन उसकी दुकान की क्षमता है, डेली उसके यहाँ 500 कस्टमर आते हैं और 500 लक्स साबुन उसके पास बिक जाते हैं, तो उसको कोई गोडाउन की जरूरत नहीं है, जितना उसकी दुकान की क्षमता है उतना ही कस्टमर आ रहा है, उतना ही वो बेच पा रहा है। लेकिन एक हफ्ते बाद अगर उसकी दुकान में 700 कस्टमर आ रहे हैं और उसके पास क्षमता 500 की है, ऐसी स्थिति में 200 कस्टमर बिना कुछ सामान लिए लौट जा रहे हैं, खाली नुकसान हो रहा है दुकानदार का। वो और प्रॉफिट बना सकता है लेकिन जगह नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो गोडाउन लेगा। तो गोडाउन कौन लेता है? जिसका व्यापार बढ़ रहा है वो गोडाउन लेता है। सही बात। पुर्तगाली 1498 में इंडिया आए, व्यापार शुरू किया और 1503 में कोचीन में उनको पहली फैक्ट्री खोलने की जरूरत महसूस होगी और 1503 में वो ये गोडाउन खोलेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, फैक्ट्री आज के नजर में मत सोचना। आज जब हम ये शब्द बोलते हैं फैक्ट्री, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? अरे फैक्ट्री, क्या बोलते हैं हम लोग? अरे सर फैक्ट्री, कुछ बन रहा होगा, बहुत सारे लोग होंगे। कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा है। फिर से बस एक खाली बहुत बड़ा हॉल है। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा खाली हॉल है बेटा, ठीक है, तो इसको ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आपकी फैक्ट्री है जहां पे सामान रखने की जगह है, गोडाउन है। अच्छा, और मुख्यालय क्या है पुर्तगालियों का? तो सही जवाब है गोवा। सर मुख्यालय क्या होता है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे आज दृष्टि के इंडिया में कई सारे सेंटर्स हैं, सही बात है, लेकिन कोई ना कोई हेडक्वार्टर भी होता है ना, जहां से सारी चीजें संचालित होती हैं। तो वैसे ही बेटा पुर्तगालियों ने इंडिया में कई सारी फैक्ट्रियां खोली, लेकिन इनका हेडक्वार्टर क्या बना? गोवा। गोवा इनका हेडक्वार्टर बना। चल, तो कुल मिला के कोचीन ये फर्स्ट फैक्ट्री है और मुख्यालय बेटा क्या है? गोवा। तो ये हमने चीज समझ ली, बिल्कुल समझ ली सर। चलो अब मैं आपको कुछ प्रश्न भी दिखा रहा हूं और फिर मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बताऊंगा। समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? चल, तो अभी हमने इस पर चर्चा की, आप बिल्कुल जवाब दें कमेंट में। तो बेटा समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित किसने किए? सही जवाब है पुर्तगाली। सबसे पहले पोर्चुगीज या पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग से भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया और सबसे पहले आए, सबसे अंत में गए। इसके अलावा वास्को ड गामा कालीकट किस वर्ष आए? जब हम लोग वास्को ड गामा की बात करते हैं, ये कालीकट किस वर्ष आए? देखो पुर्तगाल से कब निकले, अगर कोई आपसे पूछे 1497, लेकिन कालीकट कब पहुंचे? तो सही जवाब है 1498। चले आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री, कारखाना या दुर्ग स्थापित किया? अभी हमने इस पे बात की थी। चले इसका जवाब आपको देना है कि भाई फर्स्ट फैक्ट्री या कारखाना या दुर्ग क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है बच्चे, फर्स्ट फैक्ट्री खोली 1503 कोचीन। अब देखो तीन चीजें दिमाग में रखना, जब वास्को ड गामा भारत में आए तब कहां पर आए बेटा? कैलीकट या कालीकट में आए। तो ये एकदम सही बात है, बिल्कुल सर हमको समझ में आया। अच्छा, वास्को ड गामा की जो मृत्यु हुई है बेटा, जो डेथ हुई है वो कहां पर हुई है? सर कोची, कोची में इनकी डेथ हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, कोची में डेथ हुई है। अच्छा, और अगर मैं आपसे बोलूं अब अगली चीज कि पुर्तगालियों ने भारत पर फर्स्ट फैक्ट्री यानी फर्स्ट गोडाउन कहां खोला? तो अब देखें पहला कारखाना कहां खोला है, तो इसका सही जवाब क्या है? तो अगेन इसका सही जवाब है कोचीन। तो बेटा ये कोची कोचीन एकदम सेम है, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये जो कोचीन है और जो कोची है वो अलग है। जहां वास्को ड गामा की मृत्यु हुई वो भी कोची है और जो फर्स्ट फैक्ट्री वो भी कोची है और उसको ही कोचीन भी बोला जाता था। ठीक है, तो कोची या कोचीन ये एक ही जगह है, तो इसलिए परेशान मत होना, आप इसको ऐसे भी देखते होंगे, है ना। तो ये एक ही बात है, तो कोची सेम एज कोचीन। तो जहां वास्को ड गामा की मृत्यु हुई वही फर्स्ट फैक्ट्री भी है। चल आगे बढ़े। अब देखें मैं आपको नोट्स कैसे बनाएं इस पर चर्चा कर लेता हूं। यहां पर परेशान नहीं होना, ये हिंदी और इंग्लिश इस तरीके से बायलिंगुअल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। अच्छा, नोट्स रेलेवेंट है कि नहीं? नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आप एग्जाम से पहले आप इतने सेंटेंस अगर हर एक टॉपिक पर रिवाइज करने बैठ जाओगे तो बेटा आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा। फिर मतलब आप कब फिर अच्छे से रिवाइज कर पाओगे? आप अगर एक एक फैक्ट पूरा पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। सर हम पीडीएफ निकाल के हाईलाइट करेंगे, देखो फिर भी हाईलाइट अगर आप कर भी लो तो भी एक समस्या नहीं रहती है कि आपने कोई चीज हाईलाइट कर दी, लेकिन हाईलाइट करने के उपरांत भी आसपास की जो चीजें कई बार उस पर नजर पड़ ही जाती है और व्यक्ति में एक जिज्ञासा रहती है ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। इसलिए समझदारी है, आप एक सेपरेट रजिस्टर लीजिए
और सेपरेट रजिस्टर में जैसे हिस्ट्री है तो आपने वहां हिस्ट्री लिया और वहां पे आपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे देखो मैंने आपको अभी 3-4 स्लाइड पढ़ा दी, उन 3-4 स्लाइड में जो काम की बात थी बस वो निकालनी है, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिखना है। वास्को डा गामा प्रथम यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से पहुंचे, फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया थ्रू सी रूट। फिर कहां से आए, पुर्तगाल से आए 1497, पुर्तगाल से निकले 1497। पथ प्रदर्शक बेटा गाइड कौन थे, अहमद मजीद गाइड थे। इंडिया कब पहुंचे, 1498 कैलिकट, तो भारत पहुंचे 1498 कैलिकट। स्वागत किसने किया, जमोरिन ने स्वागत किया, जो कालीकट के शासक हैं इनने स्वागत किया। एम्पायर क्या था, विजयनगर इमादी नरसिम्हा। कितना प्रॉफिट कमाया, 60 गुना लाभ कमाया। देखो सिर्फ हमने क्रक्स मेन चीजें अपनी भाषा में शॉर्ट में लिखना है, यही आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बेटा तभी आप, क्योंकि देखो मैंने बार बार बोल रहा हूं पूरी लाइन लिखोगे आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, नोट्स बना ही नहीं पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। पूरी लाइनें मत लिखो, डिमोटिवेशन होगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन में एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट आपको ये करना चाहिए कि आपको एक दिन रख लेना है रिवीजन के लिए। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे क्लास अटेंड किया, मंडे टू सैटरडे क्लास अटेंड की, फिर एक दिन आपको रख लेना है किस चीज के लिए, कि मैं हफ्ते में मैंने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए उनका मैं रिवीजन करूंगा। ठीक है, या करूंगी, तो वो आपको रिवीजन जरूर करना है। चले, तो इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखो तो हमने क्या बोला कि भाई पुर्तगालियों की जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो है कोचीन या कोची, और ये स्थापित हुई थी 1503 में। तो ये भी हमने चर्चा कर ली। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला व्यक्ति है जो हमें डिस्कस करना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस पर डिस्कशन करेंगे। बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। अब आप बोलोगे सर गवर्नर कहां से आया, अभी तो आप व्यापारी पर थे। आपने हमें अभी अभी बताया कि वास्को डा गामा, ये जो वास्को डा गामा है ये फर्स्ट पुर्तगाली व्यापारी है जो भारत आए, लेकिन अब आप एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नर ही। गवर्नर कहां से आए, देखो सिंपल है, जब क्लास में कम बच्चे होते हैं, जब क्लास में 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे, तब हमें कोई मॉनिटर नहीं चाहिए। लेकिन जब क्लास में 50 बच्चे हो जाएंगे, जब क्लास में 100 बच्चे हो जाएंगे, अब मुझे एक मॉनिटर की आवश्यकता है जो पूरी क्लास का अच्छे से प्रशासन करे, क्लास संभाले। उसी प्रकार जब पुर्तगाली शुरुआत में केवल व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अब वो बड़ा व्यापार कर रहे हैं। अब कई सारे पुर्तगाली परिवार भारत में हैं, कई सारी महिलाएं पुर्तगाली व्यापार, उनके बच्चे हैं। तो जब फैमिलीज यहाँ पे सेटल हो रही, बस रही, तो पुर्तगाली कॉलोनियां आ गई। और जब पुर्तगाली बड़े स्तर पर सेटल हो गए, तब उनको लगा कि अब हमको प्रशासन करने के लिए गवर्नर चाहिए। तो वहां पुर्तगाली सरकार ने गवर्नर यहां पर भेजा, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये 1505 में गवर्नर बना, और इसलिए 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद और भी गवर्नर आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज आपको नोट करनी है। बताइए सर, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये एक नीति के लिए बहुत फेमस है। और वो नीति कौन सी है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले पानी की नीति। ठीक है सर, नीले पानी की नीति एक बार समझते हैं हम क्या है। आइए, अभी नीले पानी की नीति क्या है, जैसे हमने मार्क कर दिया कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक, हमने बोल दिया रफ सेंस में कि ठीक है भाई ये हमने इंडिया ड्रॉ किया। परफेक्ट मैप हमें ड्रॉ नहीं करना, समझना है बच्चे। चल इधर ध्यान देंगे, है ना। तो जो मेरा जो ड्राइंग का स्तर है तो वो बहुत ही ज्यादा आला, मैं सब समझ रहा हूं कि भाई आप सोच रहे हो कि सर क्या बेहतरीन ड्राइंग है, सर हमको भी सिखा दीजिए। चले आइए, तो यहां पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। असल में यूरोप में कई सारे देश हैं, जैसे एक देश है पुर्तगाल, जैसे एक देश है ब्रिटेन, जैसे एक देश है मान लो नीदरलैंड्स, जैसे एक देश है मान लो फ्रांस, और ऐसे ही बहुत सारे देश हैं। हमने सिर्फ एक रैंडमली इनको मार्कआउट किया। अभी आप जानते हो कि भाई इंडिया आने में समुद्री मार्ग से सफल कौन हुए, पुर्तगाली सफल हो गए। और अभी उनका गवर्नर कौन है, जिसका नाम है अल्मीडा। अब देखिए ध्यान दें, पुर्तगाली भारत में बहुत तेजी से व्यापार करके बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जब आप बहुत तेजी से प्रॉफिट कमाते हो, व्यापार करते हो, तो पड़ोसी को क्या होती है, जलन। तो जो आसपास के पड़ोसी हैं बेटा, उनको भी जलन होगी, वो भी भारत आने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या पुर्तगाली इन दूसरे देशों के व्यापारियों को, दूसरे देशों को भारत आने देंगे? नहीं। क्यों नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे कि ये भारत आए? क्योंकि बेटा अभी इनकी मोनोपोली यानी एकाधिकार बना हुआ है। और जब आपका एकाधिकार होता है, मोनोपोली होता है किसी प्रोडक्ट पर, मार्केट पर, तब आप अपने मुंह मांगे दाम रख सकते हो। जब मार्केट में कॉम्पिटिटर आ जाएंगे तो फिर भाई प्राइस वॉर शुरू होगा। आप ज्यादा महंगा नहीं रख सकते, वो सस्ता रख देगा, लोग वहां से खरीद लेंगे। कुल मिला के कहानी ऐसी है कि भाई ये दूसरे देश भारत आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा, इसने कहा कि मैं इतनी सशक्त नौसेना, मैं इतनी सशक्त नेवी, इतनी सशक्त नौसेना बनाऊंगा
पुर्तगाली नेवी, जो कि दूसरे देशों को भारत पहुंचने से पहले ही उनको हिंद महासागर में खत्म कर दिया। आप कहोगे सर ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, लेकिन अरब सागर बेटा हिंद महासागर का ही पार्ट है। अगर आपको नहीं मालूम, अरेबियन सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, अरब सागर हिंद महासागर का ही पार्ट। तो अरब सागर में इतनी स्ट्रांग नेवी बनाएंगे, हिंद महासागर में इतनी स्ट्रांग नेवी बनाएंगे, अल्मीडा पुर्तगाली नेवी, जो इन दूसरे देशों को पानी में ही तबाह कर दे, उनकी बोट्स को डुबा दे, उनके लोगों को मार दे, गिरफ्तार कर दे, लेकिन उनको भारत पहुंचने नहीं देना। ये अल्मीडा का उद्देश्य है और इसी को उसने नाम दिया है क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम दिया बेटा? ब्लू वाटर पॉलिसी, या अगर मैं इसको कहूं नीले पानी की नीति। क्या कहूं बच्चे? तो नीले पानी की नीति। अच्छा, इसे एक और नाम से जानते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है शांत जल की नीति। क्या है बेटा? शांत जल की नीति। अब आपको मन में लग रहा होगा सर शांत जल, जबकि इसमें कुछ भी काम, पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स, जबकि इसमें कुछ भी शांति वाली बात नहीं है। आप देखिए खुलेआम यहां पर तो मारने की बात हो रही, मारा जा रहा है, जहाज को डुबोया जा रहा है, कोई शांति वाली बात नहीं, लेकिन नाम है पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स। चल, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। जी हां, इन्होंने नीले पानी की नीति अपनाई, जिसे शांत जल की नीति यानी पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स भी कहा जाता है। चल, अब आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपनी आगे की थ्योरी की तरफ, और आगे और बेहतरीन प्रश्न भी थ्योरी के बाद फिर आएंगे। चल, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ, तो बच्चे सही जवाब है कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगालियों के भारत में प्रथम गवर्नर है। चल, अब अगला व्यक्ति जो हमें डिस्कस करना है उसका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अभी जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है, चले इनके बारे में अब हम लोग बहुत ही बेहतरीन चर्चा करें। असल में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ये दूसरे पुर्तगाली गवर्नर है। सर इसका क्या उद्देश्य, मतलब क्या? पहले पुर्तगाली गवर्नर 1505 से 1509, जिनका हमने नाम बोला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और दूसरे पुर्तगाली गवर्नर 1509 में आएंगे और 1515 तक रहेंगे, अल्बुकर्क। अब कई बार बच्चों को हिस्ट्री में एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि सर डेट्स बहुत सारी हैं, लेकिन बेटा डेट्स का खेल अब एग्जाम रहा ही नहीं है। वो समय गया जब आपसे एग्जाम डेट्स पूछता था। आप पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि अब नहीं पूछता है। हाँ, इक्का दुक्का कभी क्वेश्चन मान लो अभी भी आ गया, लेकिन मैं ओवरऑल ब्रॉड सेंस में बात कर रहा हूं। ईयर्स की वजह से परेशान मत हो, जहां पर कोई महत्वपूर्ण चीज होगी तो मैं आपसे खुद कहूंगा ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट बैटल है, वो ईयर याद रखो, वरना अन्यथा ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, वास्को ड गामा भारत कब आए? 1498, ये इंपॉर्टेंट है। और पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 से 1509, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बहुत सारे गवर्नर आएंगे, सब गवर्नर इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्बुकर्क 1509 में, अब अल्मीडा का टाइम खत्म हुआ है तो अल्बुकर्क का यही शुरू है, तो ये तो आपको अपने आप याद है, बस इतना ही। बाकी आपको इसका टाइम कब खत्म हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं कि 1515, उसके लिए परेशान ना। जो महत्वपूर्ण है वो चीजें मैं बताऊंगा। भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। अब कमाल की बात देखिए, इन्हें कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर। अब ये बात बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर सकती है। सर क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर अल्बुकर्क से पहले अल्मीडा आ गए, अल्बुकर्क से बहुत पहले वास्को ड गामा भी आ गए, लेकिन वास्तविक संस्थापक आप इनको क्यों कह रहे हो? रियल फाउंडर आप इनको क्यों कह रहे हो? ये तो बाद में आए। बेटा देखो, हिस्ट्री में आपको संस्थापक और वास्तविक संस्थापक ये दो चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। संस्थापक वो व्यक्ति होता है जो बस किसी चीज को शुरू कर देता है, लेकिन हो सकता है कि आसपास बहुत सारे खतरे हो उसके टाइम पर जो वो खत्म नहीं कर पाया, जबकि वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति रियल फाउंडर होता है जो ऐसी नीतियां बनाता है जिससे वो साम्राज्य सालों साल चले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आगे चल के मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में हम लोग एक नाम पढ़ेंगे, बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन बाबर के टाइम पर बहुत सारे खतरे आसपास होते हैं जो मुगलों को परेशान करेंगे, लेकिन बाबर पूरी तरीके से उन खतरों को खत्म नहीं कर पाएंगे। बाबर के बाद हुमायूं आएंगे, हुमायूं भी खतरों को खत्म नहीं कर पाएंगे। हुमायूं को तो उल्टा इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा कई वर्ष, खतरे इतने थे। लेकिन फिर आएंगे अकबर, और अकबर कई सारी नीतियां लाएंगे, जैसे मनसबदारी व्यवस्था, आइन ए दहसाला जिससे उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा हम देखेंगे सूबा व्यवस्था, बहुत सारे ऐसे सिस्टम जिससे मुगल सालों साल चल पाए। तो अकबर को बोला जाता है रियल फाउंडर। फाउंडर कौन है? बाबर। संस्थापक कौन है? बाबर, जिसने कोई चीज शुरू की, लेकिन अकबर है रियल फाउंडर जिनने उस चीज को, उस साम्राज्य को सालों साल चलने लायक स्थिति में वो नीतियां बनाई। ठीक है,
आप ऐसा समझे कि संस्थापक वो व्यक्ति जो गाड़ी को चालू कर देता है और वास्तविक संस्थापक वो है जो उस गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है जिसकी वजह से वो गाड़ी चल पा रही है। चले, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई अल्बुकर्क ने कुछ ऐसी चीजें की होंगी जिसकी वजह से उसको रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का कहा जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले इनने क्या किया, इनने बच्चे जीता है गोवा। चलो, तो एक बार हम लोग एक पर्टिकुलर ये ले लेते हैं मैप। आप ये देखिए, गोवा असल में पहले यहां पर एक राज्य था जिसको हम कहते हैं बीजापुर राज्य था, और बीजापुर राज्य के पास ही गोवा था। अल्बुकर्क को गोवा चाहिए था। अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया साल 1510 में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह, उनके बेटे इस्माइल आदिल शाह को हरा के। तो यूसुफ आदिल शाह और उनके बेटे इस्माइल आदिल शाह, तो बेटा इनको हरा के 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया। इस प्रकार गोवा, जो कि आगे चल के पुर्तगाली हेडक्वार्टर बनेगा, आप सबको मैंने बताया कि बेटा पुर्तगालियों का फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट गोडाउन कोचीन है, लेकिन हेडक्वार्टर क्या है सर? हेडक्वार्टर गोवा है। तो गोवा कौन लाकर दिया पुर्तगालियों को? अल्बुकर्क लाके दिया। तो इसीलिए तो बेटा इसको वास्तविक संस्थापक बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्बुकर्क ने गोवा हेडक्वार्टर बनाया, मैं कह रहा हूं अल्बुकर्क ने गोवा लाकर दिया है पुर्तगालियों को 1510 में। हेडक्वार्टर तो इसको 1530 में एक अन्य पुर्तगाली गवर्नर जो बाद में आता है, जिसका नाम होता है निनो डा कून्हा, वो इसको हेडक्वार्टर पुर्तगालियों का बनाते हैं। क्या? निनो डा कून्हा। तो बेटा निनो डा कून्हा ये हेडक्वार्टर बनाते हैं, और फिर ये 1961 तक पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर होता है। और 1961 में भी पुर्तगाली छोड़ नहीं रहे थे गोवा, मैंने बताया था सबसे अंत में जाएंगे। और तब भारतीय सेना ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन विजय, और तब इंडियन आर्मी पुर्तगालियों को खदेड़ती है, तब पुर्तगाली छोड़ते हैं गोवा। सोचें, चलें, तो कुल मिला के 1510 में गोवा कौन लाकर दिया पुर्तगालियों को? सही जवाब है बच्चे, अल्बुकर्क लाके दिए। चले, तो हमने क्या बात की अल्बुकर्क के बारे में कि एक तो ये वास्तविक संस्थापक मानते हैं, इन्हें 1510 में बीजापुर के शासकों यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह से गोवा जीता। तो बेटा सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर, ही इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। ही कॉन्कर्ड गोवा इन 1510 फ्रॉम द रूलर्स ऑफ बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह। वाह! और क्या किया बच्चे इनने भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने हेतु पुर्तगाली कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। वाह! अब आप इस चीज को ऐसे समझें भाई, ये बात अच्छे से अल्बुकर्क समझता था कि भारतीय लोग पुर्तगालियों को कोई विशेष रूप से पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि नफरत करते हैं, लेकिन कोई विशेष रूप से पसंद भी नहीं करते। क्यों? पुर्तगाली विदेशी है, उनका रहना सहना अलग है, उनका दिखना, वेशभूषा अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनकी भाषा अलग है, और ऐसे में वो भारतीय समाज में घुले मिले नहीं है। तो पुर्तगाली भारतीय समाज में घुल मिल जाएं, उसके लिए अल्बुकर्क ने कर्मचारियों को बुलाया और कहा आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, जिससे आप भारतीय समाज में घुल मिल पाएंगे। आप भारतीय समाज में घुल मिल पाएंगे तो फिर भविष्य में आपके जो बच्चे होंगे वो ही ये पुर्तगाली सेना ज्वाइन करेंगे, और वो होंगे भी यहीं पे पले बड़े, तो वो भारतीय समाज का भी हिस्सा होंगे। तो इस तरीके से पुर्तगाली लोगों को एक स्ट्रेंजर के रूप में नहीं देखेंगे भारतीय लोग, विदेशी के रूप में, फिरंगी के रूप में नहीं देखेंगे, और उनसे व्यापार करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये इनका उद्देश्य था। लेकिन इससे भारतीय पुरुष बड़ा नाराज हो गए, जाहिर है, क्योंकि आप देखें भारतीय पुरुषों के मन में ऐसा था कि भाई आप भारतीय स्त्रियों से क्यों शादी करेंगे। मतलब ये नहीं था कि फिर हम किससे करेंगे, लेकिन ये था कि भाई ये तो गलत बात है, आप भारतीय स्त्रियों से क्यों विवाह कर रहे हो, आप पुर्तगाली हो, पुर्तगाली स्त्रियों से विवाह करो। चल, एनीवेज, तो भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने, मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि हाँ हमारे पेट पे आप क्यों लात मार रहे हैं। चले, तो भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने हेतु तथा सैन्य बल बढ़ाने हेतु पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ही इंस्पायर्ड द पोर्चुगीज टू मैरी इंडियन वुमेन टू सेट अप परमानेंट पोर्चुगीज सेटलमेंट एंड इंक्रीज मिलिट्री फोर्स इन इंडिया। चलो, अल्बुकर्क ने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। बेटा सती प्रथा अगर आपने सुना है इससे पहले तो ठीक, नहीं सुना है तो सुने। भारत में एक बहुत बड़ी कुप्रथा कई वर्षों से प्रचलित थी, सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को भी कहा जाता था कि आपको भी अपने आप को उसी अर्थी पर, अपने आप को उस फ्यूनरल पायर पर जला के मारना है। अब ये पति हैं, आप देख पा रहे होंगे, इनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन पत्नी तो जीवित है। अब आप सोचें किसी जीवित व्यक्ति को जलाना कितना बड़ा अपराध है। और ये इतनी बड़ी कुप्रथा थी कि आसपास लोग इकट्ठे हो जाते थे गांव के, और वो तलवार डंडे लेके इकट्ठे होते थे, क्योंकि जब आग लगाई जाएगी जिंदा व्यक्ति को, वो तड़पेगा। जब हमें कभी आपने नोटिस किया हो, कभी आज तक कभी कुछ जल गया हो,
तो जहां पे वो चीज हल्की सी भी जल जाती है तब भी वो 2-3 दिन हमें परेशान करती है। यहां तो कोई व्यक्ति पूरे रूप से जल रहा है, कितनी पीड़ा होती होगी। और तब वो व्यक्ति इधर उधर भागता था और ये लोग डंडे लेके खड़े रहते थे कि वापस उस व्यक्ति को अंदर धकेल देंगे। इनफैक्ट कुछ लोग शहनाई बजाते थे ताकि चीख जब उस महिला की निकले तो वो चीख आसपास किसी को सुनाई ना दे, कोई डरे नहीं। जब अल्बुकर्क ने ये अपने सामने होता देखा वो भी बहुत भयभीत हुआ और तब उसने इस पर प्रतिबंध लगाया अपने क्षेत्र में। तो जो एरियाज उसके कंट्रोल में उस टाइम पर थे वहां पे प्रतिबंध लगाए। हमने अल्बुकर्क के बारे में अभी ये पढ़ा कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है। ये पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने गोवा जीता बीजापुर के शासकों से 1510 में और स्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने हेतु पुर्तगाली कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया और इसके अलावा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयत्न किया। चले अब इस प्रश्न का जवाब दें। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? मैं मानता हूं यह प्रश्न बेहद ज्यादा आसान है। सही जवाब है अल्बुकर्क माना जाता है। चल तो अल्बुकर्क एकदम सही जवाब। अगर हम बात करें अगली चीज की, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित किया? अगेन बच्चे बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो अल्बुकर्क सिंपल इसलिए क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन अक्सर आसान लगते ही है। चल अगला प्रश्न जवाब जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में देना है। अल्बुकर्क ने किस वर्ष बीजापुर के शासकों से गोवा जीता? चले भाई, तो बीजापुर के शासकों से कब जीता? आप भी जवाब देने का प्रयत्न करें। हाँ जी, तो इसका सही जवाब क्या है? 1510 में। चल भाई आओ। किस शासक ने अल्बुकर्क को भटकल नामक जगह पर पुर्तगाली फैक्ट्री बसाने की अनुमति दी? अभी तक हमने इस पर चर्चा नहीं की लेकिन अब हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपसे ऐसे नहीं बनेगा। अब देखें हुआ क्या। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कि इंडिया का एक जैसे रफ डायग्राम बना दिया। अब मैंने आपको बोला कि यहां पर बीजापुर शासक थे। अल्बुकर्क को मालूम था कि बीजापुर कमजोर है तो उनसे लड़के 1510 में गोवा जीत लिया। तो अल्बुकर्क की नीति बड़ी साफ है, जो कमजोर है जिससे लड़ सकते हो उससे लड़ लो, लेकिन जो शक्तिशाली है, जैसे यहां पर विजयनगर साम्राज्य मौजूद था और विजयनगर साम्राज्य के जो रूलर थे उनका नाम क्या था बच्चे? जो विजयनगर साम्राज्य के इस टाइम पे रूलर है कृष्णदेव राय। अब आप बोलेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने हमें कुछ और नाम बताया था, वो इमादी नरसिम्हा थे, वो 1498 में। देखो बेटा वो कब के मर चुके हैं? कैसे? 1498 में जब वास्को डा गामा इंडिया आए तब जो विजयनगर साम्राज्य के रूलर थे वो थे इमादी नरसिम्हा। लेकिन अभी 1498 नहीं चल रहा, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी चल रहा है कौन सा साल? अल्बुकर्क का टाइम। 1509 में अल्बुकर्क आया, 1515 तक गवर्नर रहा। इस समय अवधि में जब अल्बुकर्क गवर्नर है उस टाइम पर बेटा विजयनगर साम्राज्य के रूलर हैं कृष्णदेव राय। और ये जो कृष्णदेव राय साहब हैं ये बड़े स्ट्रांग है और ये बात अल्बुकर्क को मालूम है कि इनसे लड़ा नहीं जा सकता। उनने गोवा जीत लिया बीजापुर के शासकों से, लेकिन इनसे नहीं लड़ सकते। तब ऐसी स्थिति में अल्बुकर्क की नीति साफ है कि जिससे नहीं लड़ सकते उससे दोस्ती कर लो, जिससे लड़ सकते उससे लड़ो, जिससे नहीं लड़ सकते उससे दोस्ती कर लो। यानी अल्बुकर्क की नीति कुछ ऐसी है कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी की किसी से टक्कर हो गई, सामने वाली गाड़ी से एक पतला दुबला व्यक्ति निकला तो अल्बुकर्क कह रहा है अब आप उसको छोड़ो मत, आप मारो। लेकिन अगर सामने वाली गाड़ी आपकी टकरा गई और उस गाड़ी से सामने से एक बॉडी बिल्डर निकला तब आप तुरंत गलती एक्सेप्ट कर लो कि अरे भाई साहब मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा आप भी देख के चलाइएगा, थोड़ा मैं देख के चलाऊंगा, सायोनारा, तुरंत निकल जाना है। कौन बोलता है? अल्बुकर्क। चले तो यहां पर देखें, अल्बुकर्क को भटकल नामक जगह पर पुर्तगाली फैक्ट्री बसाने की अनुमति कृष्णदेव राय ने दी। इनने कृष्णदेव राय से रिक्वेस्ट की थी कि हमको आपके क्षेत्र में व्यापार करना है, रिक्वेस्ट की, तब इनका निवेदन स्वीकार हुआ और कृष्णदेव राय ने इनको भटकल नामक जगह पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। ठीक है सर। चले भाई आइए, हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे कृष्णदेव राय पर, डोंट वरी। विजयनगर साम्राज्य जब पढ़ेंगे तब इनका आपने नाम सुना होगा तेनाली रमन। तो बेटा तेनाली रमन का कभी आपने नाम सुना क्या? तो जो तेनाली रमन है वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में अष्ट दिग्गज जो 8 विद्वान थे उनमें से एक थे। और तेनाली रमन और कृष्णदेव राय की जोड़ी मशहूर है, आज भी उनपे सीरियल फिल्म्स बनती रहती हैं। तो इनको हम लोग भविष्य में देखेंगे, आप परेशान मत हो, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। चले, निम्नलिखित में से कौन सी चीज पुर्तगाली भारत लाए? अब हमें एक इस प्रश्न का जवाब देना है, प्रयास करें आप जवाब दे पाए। चलो तो इसका सही जवाब आपसे ऐसे नहीं बनेगा। असल में क्या क्या चीजें वो लाए हैं अब हमें डिस्कस करना है। असल में पुर्तगाली, देखो यार कोई भी कहीं पे भी आता है तो बहुत सारी चीजें अपने साथ लाता है। जैसे हम बात करें आज भारत में चाय इतने बड़े स्तर पर पी जाती है, लेकिन भारत की नहीं है चाय, ये चीन से आई है। एक बार एक चीन के राजा थे जो पानी उबाल रहे थे, खिड़की खुली थी तो खिड़की से कुछ
पत्तियां उड़ के उनके उस उबलते हुए पानी में गिरी, उनने उस पानी को पिया, उनको बहुत अच्छा लगा पानी। ये कौन सी पत्तियां थी? चाय पत्ती। उसके बाद चाय चीन में फैली, उसके बाद इंडिया में, आज तो हमारा एक प्रकार से राष्ट्रीय ड्रिंक बन गया है, नेशनल ड्रिंक। खैर मजाक से हटके, तो इसी प्रकार कई सारी चीजें हम जो आज इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से आई हैं। पुर्तगाली इंडिया में तंबाकू लाए, ये एकदम सत्य कहानी है। तो ये बात वहां की है कि एक बार जैसे मैंने आपको एक चीज अभी अभी जस्ट बताई कि जिस टाइम पे पुर्तगाली हैं तो इधर विजयनगर साम्राज्य है, लेकिन उत्तर भारत में उस टाइम पे मुगल है। तो एक बार अकबर ने गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात पर जीत हासिल की। अब ये बात पुर्तगालियों को भी पता चली कि अकबर मुगल साम्राज्य के उस टाइम के हेड बादशाह गुजरात आए। उनको इंप्रेस करने के लिए पुर्तगाली भर भर के तंबाकू उनके पास ले गए और बोले आपके लिए हम कुछ भेंट लाए हैं, आप ये तंबाकू चखें। और तब बेटा अकबर ने सबसे पहले तंबाकू चखा था। तो पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले तंबाकू लाए थे, मुगलों के टाइम पर लाए थे। इनफैक्ट अकबर को तो पसंद आया, लेकिन आगे चल के अकबर के पुत्र जहांगीर इंडिया में तंबाकू की खेती शुरू करवा देंगे। तो तंबाकू इंडिया में पुर्तगाली लाए मुगलों के समय, अकबर के समय, और इसकी खेती किसने शुरू करवा दी कि इंडिया में ही उगाओ, बाहर से क्यों ला रहे हो, इंडिया में उगाओ, ये जहांगीर ने शुरू करवा दी। और फिर जहांगीर के टाइम पर तंबाकू का जो प्रयोग है वो इतना बढ़ गया कि जहांगीर ही वो व्यक्ति थे जिनने इस पर बैन भी लगाया, सब तंबाकू खा रहे। तो भाई बैन भी जहांगीर ने ही लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। एनीवेज वो सब मध्यकालीन भारत की बातें हैं। अभी तो आप इतना समझे कि तंबाकू लाए हैं पुर्तगाली। गौथिक स्थापत्य कला क्या होती है? देखो, हर क्षेत्र विशेष की एक स्थापत्य कला होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं हर क्षेत्र विशेष की स्थापत्य कला होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हिंदू स्थापत्य कला, जब आप हिंदू मंदिर देखते हैं तो हिंदू मंदिर कुछ इस प्रकार के मंदिर होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक मस्जिद कैसे बनती है, तो मस्जिद कुछ इस प्रकार से बनती है, उसमें डोम मौजूद होता है। उसी प्रकार बेटा जब मैं बात करता हूं गौथिक स्थापत्य कला, तो ये बेसिकली यूरोपीय स्थापत्य कला है। यूरोपीय क्षेत्र में जो इमारत बनाने की जो शैली है, जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये होता है क्या? गौथिक। इसको हम कहते हैं गौथिक। और अब जितने भी यूरोपीय इंडिया में आए, भले वो पुर्तगाली हो, भले वो डच हो, भले वो ब्रिटिश हो, भले डेनिश हो, भले फ्रेंच हो, तो बेटा वो सब यूरोपीय, उन सबको गौथिक कला आती है। लेकिन सबसे पहले इंडिया में कौन आया? पुर्तगाली। तो सबसे पहले अगर इंडिया में पुर्तगाली आए तो गौथिक स्थापत्य कला इंडिया में कौन लाया होगा? पुर्तगाली लाए हैं। ये बात एकदम सत्य है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, यहां पर आप देखें, ये ताज होटल मुंबई। अगर आप ये खिड़कियां देखेंगे बेटा, ऐसी खिड़कियां, ये जो आपको खिड़कियां दिख रही हैं, ये जो आपको खिड़कियां ऐसी खिड़कियां इंडिया में आपको क्या नॉर्मली अपने आसपास दिखती? नहीं, ये सही जवाब नहीं दिखती, लेकिन यहां पर तो ये है। तो ये ताज होटल मुंबई असल में गौथिक आर्किटेक्चर का ही एक उदाहरण है, गौथिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो ये इंडिया में किसने बनवाया? यूरोपीय लोग, यूरोपीय आर्किटेक्ट। चलो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं पुर्तगालियों ने बनवाया, लेकिन मैं आपको गौथिक आर्किटेक्चर का उदाहरण दे रहा हूं कि यूरोपीय शैली में कंस्ट्रक्शन इंडिया में जो शुरू हुआ उसको हम गौथिक कह रहे हैं, और वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू करवाया था। एक और उदाहरण देखें, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर देखो, आपको जीसस क्राइस्ट का सिंबल तक मिलेगा, तो ये गौथिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको कहां देखने को मिलता है? आप ब्रिटेन जाएं, आप जाएं पुर्तगाल, तो वहां पे आपको ऐसा बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मिलेगा, क्योंकि वहां तो गौथिक है ही। लेकिन इंडिया में भी पुर्तगालियों ने इसे शुरू किया था, ये एक महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा क्या प्रिंटिंग प्रेस? जी हां, प्रिंटिंग प्रेस भी इंडिया में पुर्तगालियों ने शुरू किया। असल में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने किया था। फिर ये यूरोप में बहुत तेजी से फैला, क्योंकि भाई उससे पहले किताब लिखी जा रही है एक व्यक्ति द्वारा, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो इंफॉर्मेशन को पहुंचाना लोगों तक बहुत आसान हो गया। बुक्स बहुत तेजी से वायरल हुई, प्रिंटिंग प्रेस बहुत फैले, और फिर प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लोग इंडिया में लाए। ये एक उस समय का प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें ये एक हैंड लीवर होता है, इसको घुमाना पड़ता है, ये एक पंच है, और यहां पर आप वो चीज रखते हो जिसपे आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लीवर घुमाओगे, ये पंच नीचे की ओर जाएगा और ये बुक पर ऐसे प्रेस कर देगा, तो वो चीज छप जाएगी। तो ये है बच्चे प्रिंटिंग प्रेस। चले, तो ये भी सही जवाब है कि पुर्तगाली लाए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें पुर्तगाली लाए। चले, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की चीज की ओर। बिल्कुल सर, अब हम लोग अगली चीज देखते हैं। अब देखिए अगली चीज क्या है। अभी तो मैंने आपको अपनी क्लास में क्या बोला कि बेटा सबसे पहले पुर्तगाली समुद्री मार्ग से आएंगे, आगे चल के कौन आएंगे? डच, जो नीदरलैंड्स के लोग हैं, आगे चल के कौन आएंगे? ब्रिटिश। सही बात है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको एक आगे की कहानी बता रहा हूं। अभी हमारी क्लास में ऑफिशियल एंट्री डच या ब्रिटिशों की नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको एक आगे की कहानी बता रहा हूं कि जब इंडिया में डच, ब्रिटिश और अन्य लोग भी आएंगे, तब होगी जबरदस्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, यानी फियर्स
कंपटीशन। सर ये फियर्स कंपटीशन का कारण क्या है? इस फियर्स कंपटीशन का कारण ये है क्योंकि जब आप एक ही प्रकार के मार्केट में व्यापार करते हैं, तब एक ही प्रकार के कस्टमर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तब लड़ाइयां होना स्वाभाविक है। मैं आपको एक रियल उदाहरण देता हूं। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर एक चौराहा है, वहां पर दो सब्जी वाले हैं। वो सब्जी वाले जैसे ही कोई व्यक्ति दूर से उनको दिखता है, वो चिल्लाने लगते हैं कि आप मेरे पास से ले जाइए, और अपने सामान का दाम बताते हैं कि लौकी इतने रुपए किलो, गिलकी इतने रुपए किलो। इतने में दूसरा वाला सुन के वो भी चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, इससे नहीं, मुझसे लेना। क्लियर कट ऐसा ओपनली बोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है आज नहीं तो कल इनके बीच में कभी कोई प्रतिस्पर्धा की वजह से लड़ाई हो सकती है। कभी कोई कस्टमर बहुत ज्यादा बगल से गुजरा, मुझे तो इस बात का डर है कहीं वो हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसको ना थमा दे, लो लौकी। तो बेटा कहने का क्या मतलब है, यहां पर जो व्यापारिक स्पर्धा है वो तो इस स्तर पर थी यूरोपीय कंपनियों के बीच कि ये लोग युद्ध करते हैं, जान लेते हैं। और एक युद्ध पुर्तगालियों और ब्रिटिशों के बीच में आगे चल के होगा। अभी तो ब्रिटिश हमारी क्लास में ऑफिशियल एंट्री नहीं लिए, लेकिन मैं आपको एक आगे की घटना बता रहा हूं कि जब इंडिया में डच और ब्रिटिश सब आएंगे तो पुर्तगालियों और ब्रिटिशों के बीच में 1611 1612 के बीच में एक नौसैनिक युद्ध होगा, एक नेवल वॉरफेयर होगा। एक नेवल वॉरफेयर होगा जिसका नाम है स्वाली की लड़ाई। स्वाली गुजरात के पास एक जगह है, और यहीं पर बेटा ये नेवल वॉरफेयर होगा, स्वाली की लड़ाई। और इसमें सबसे हैरानी की बात क्या है बताइए सर? इसमें सबसे हैरानी की बात यह कि ये लड़ाई जो पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच में शुरू होगी, बेटा इसमें ब्रिटिश जो हैं वो नए हैं, पुर्तगाली जो हैं वो तो पुराने हैं। तो हमको उम्मीद है कि भाई पुर्तगाली पुराने हैं तो पुर्तगाली को जीतना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं, पुर्तगाली हार गए। और बच्चे जीत कौन गया? जीत गए ब्रिटिश। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बेटा जीत कौन गए? तो जीत गए ब्रिटिश। तो ब्रिटिश यहां जीत गए जबकि वो नए थे। तो यहां पे स्वाली के युद्ध में पता चला कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल ब्रिटिश हैं। तो यह युद्ध 1611-12 में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य हुआ, जिसमें पुर्तगालियों की पराजय हुई। इसको नाम है दिया गया है स्वाली का युद्ध। ठीक है जी, चल ये हमने बात समझ ली। इस प्रश्न का जवाब दें। चले, स्वाली का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ? चले जवाब देने का प्रयत्न करें। हाँ, तो बेटा स्वाली का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ है? तो सही जवाब है ब्रिटिश और पुर्तगाली, इनके बीच में हुआ है स्वाली का युद्ध 1611-12। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमने पुर्तगाली खत्म कर लिए हैं। अब बच्चे हम लोग अगली चीज पर जो चर्चा करने वाले हैं वो अगली चीज है क्या? डच। अब हम लोग डच पर चर्चा करेंगे। तो बस थोड़ा पानी हो जाए, उसके बाद हम डच शुरू करेंगे। चल, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि भारत में जो व्यापार करने आए हैं उन क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, उनके बाद हमें पढ़ने हैं डच। डच कहाँ के लोग हैं बेटा? नीदरलैंड्स के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। चल, तो जब हम बात करते हैं पुर्तगाली तो 1498 में हम लोग देखते हैं कि इन्हें व्यापार प्रारंभ किया। जब हम बात करते हैं डच तो हम देखते हैं कि 1602 में बड़े स्तर पर अब इनका व्यापार चल रहा है, बड़े स्तर पर। 1602 डच कहां के लोग हैं बच्चे? नीदरलैंड्स। और ईयर याद रखना है 1602। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग अलग अलग कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको और बातें बताऊंगा, सबके बारे में ईयर्स देखेंगे। अभी बस 1498 पुर्तगाली और 1602 डच, इतना आपको दिमाग में रखना है। चल आइए, तो डच हॉलैंड या नीदरलैंड्स के लोग हैं, ठीक है सर। और ये किस प्रकार की कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, एक प्रश्न शायद आपके मन में वैसे भी आए कि इन कंपनियों को सर ऐसे क्यों बोलते हैं डच ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया? उसका कारण ये है, जैसे हमने बोला यूरोप, बेटा यूरोप के लिए जो इंडिया है तो ये क्या है? ईस्ट में है। यूरोप के लिए इंडिया तो ईस्ट में, जैसे हम लोग बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर, हमारे लिए लोग वेस्ट में, लेकिन इनके लिए तो हम लोग ईस्ट में हुए। तो इसलिए ये लोग जो कंपनियां स्थापित करते थे वो ईस्टर्न क्षेत्र में वो व्यापार करने के लिए बनाई जाती थी। मुख्य रूप से इंडिया के अलावा इंडोनेशिया और भी जहां पे मसाले मिलते हैं। आगे चल के कई सारी कंपनियां कपड़ों के लिए व्यापार करेंगी। तो क्योंकि ये लोग ईस्टर्न देशों से व्यापार कर रहे हैं इसलिए ईस्ट, और इंडिया उनमें मुख्य था इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम हुआ करता था। चले अब हम लोग अन्य चीज पर चर्चा करें कि ये जो कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार की कंपनी है? संयुक्त पूंजी कंपनी है। क्या है बेटा? संयुक्त पूंजी। तो संयुक्त पूंजी कंपनी का क्या मतलब है? संयुक्त पूंजी कंपनी का क्या मतलब है? चले इस पर हम लोग चर्चा करें। यानी अगर मैं कहूं तो बेटा जॉइंट कोऑपरेटिव। संयुक्त पूंजी मतलब क्या है? जॉइंट कोऑपरेटिव।
देखो तीन प्रकार की कंपनियां होती है। एक होती है सरकारी कंपनी। सरकारी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी जिसमें सरकार का पैसा है, जैसे आप देखते हो ओएनजीसी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, या फिर आप देखते हो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, या भेल खाने वाली नहीं बेटा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सब सरकारी कंपनी है। अगर हम बात करें निजी कंपनियों की, प्राइवेट कंपनियों के बहुत सारे एग्जांपल है, टाटा, रिलायंस, जहां पे कुछ लोग हैं उनका पैसा लगा हुआ है। अब आती है जॉइंट कोऑपरेटिव, संयुक्त पूंजी, जहां पे बहुत सारे लोगों का छोटा 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 पैसा लगा रहता है। बेस्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। बहुत साल पहले गुजरात में गांव था आनंद, वहां पे किसान लोग मिले और उन्होंने बोला कि अगर हम लोग अपना छोटा छोटा पैसा मिला लें तो हमारे पास एक बड़ी पूंजी बन जाएगी और उस बड़ी पूंजी से हम लोग बड़ा व्यापार कर पाएंगे, कंपनी स्थापित कर पाएंगे, फैक्ट्री की मशीन वगैरह ला पाएंगे। उन्होंने ऐसा किया, आज देखो वो कहां है। तो होता यह है कि संयुक्त पूंजी कंपनी भी एक प्रकार का प्राइवेट का ही रूप है, बस फर्क यह है कि प्राइवेट में कुछ लोग होते हैं जो मालिक हैं और संयुक्त पूंजी में बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे लोग मालिक हैं। ये कुछ ऐसी बात है जैसे मान लो कि भाई आप लोगों को पिज्जा खाना है, क्लास में 50 बच्चे हैं, सबको पिज्जा खाने का मन है, लेकिन सबकी जेब में कितने रुपए हैं? 10 रुपए। अब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति पिज्जा नहीं मंगवा सकता क्योंकि 10 रुपए में पिज्जा नहीं आता, लेकिन अगर 50 बच्चे अपने 10-10 रुपए मिला लें तो 500 रुपए से वो पिज्जा जरूर मंगवा सकते हैं, पिज्जा आ जाएगा। अब किसको मिलेगा कितना वो बात नहीं, लेकिन आपने अपना पैसा मिला के एक पिज्जा मंगवा लिया। तो बेटा हम लोग यहाँ पे यही चर्चा कर रहे हैं, संयुक्त पूंजी कंपनी है डच। ठीक है सर, समझ में आ गए। अच्छा, अब जब ये संयुक्त पूंजी कंपनी है तो अब यहां पर इनको डच संसद ने 21 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया। अब मैं आपको एकदम ही नई बात बता रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग एकदम अलर्ट रहें, जिंदा रहें, क्योंकि बच्चे अब जो मैं चीज पर चर्चा कर रहा हूं ये हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, मैं दूसरी बार भी बताऊंगा, लेकिन आप अलर्ट जरूर रहें। अब देखो जैसे मैंने बोला यूरोप में, भाई मैंने बोला यूरोप में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, यूरोप में मैंने बोला बहुत सारे देश हैं, और ये तो हो गया हमारा प्यारा सा इंडिया। अब ध्यान से सुनना, दो प्रकार के कंपटीशन चल रहे हैं। एक तो अलग अलग देश हैं जो भारत में आना चाह रहे हैं, एक तो बेटा अलग अलग देश हैं जो भारत में आना चाह रहे हैं। पुर्तगालियों ने बहुत साल तक दूसरे देशों को इंडिया नहीं आने दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, लेकिन आज नहीं तो कल पुर्तगाली नेवी कमजोर हो गई। जब पुर्तगाली नेवी कमजोर हो गई तो अब धीरे धीरे दूसरे देश आएंगे। पुर्तगालियों की नेवी जब स्ट्रांग थी तब तक वो दूसरे देशों को रोक पाए, लेकिन जब आपकी नौसेना कमजोर हो गई, दूसरों की नौसेना स्ट्रांग है तो वो आ गए। तो अभी कौन आए? डच आए। लेकिन मैं आपको दो प्रकार के कंपटीशन दिखा रहा हूं, उस पर फोकस करिएगा। देखो बेटा, एक तो कंपटीशन अलग अलग देशों में है कि इंडिया में कौन पहुंच पाएगा, तो पुर्तगाली आ गए और अब डच आ गए, लेकिन एक कंपटीशन हर देश के अंदर भी चल रहा है, और वो दूसरा कंपटीशन क्या है? दूसरा कंपटीशन ये है कि कौन सी कंपनी होगी, ये दूसरा कंपटीशन है कि कौन सी कंपनी होगी जो इंडिया आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये पुर्तगाल, फिर हमने बोला ये डच या नीदरलैंड्स। अब बेटा नीदरलैंड्स में तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया से व्यापार करना चाह रही होंगी, कौन सी इंडिया आएगी? तो एक कंपटीशन अलग अलग देशों के बीच में और एक कंपटीशन हर देश के अंदर जो कंपनी है उसके बीच में है। और यहां पर एक कंपनी बड़ी स्मार्ट थी, उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तुरंत पहुंच गई डच संसद के पास, डच पार्लियामेंट के पास, नीदरलैंड्स की संसद पार्लियामेंट, और उससे बोला कि सुनो नीदरलैंड्स की पार्लियामेंट, तुम अगर सबको इंडिया आने दोगे तो क्या मतलब है? सब इंडिया जाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे, यहां बेचेंगे, कोई ज्यादा प्राइस पर बेच नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग नीदरलैंड्स में वही काम कर रहे हैं, तुम्हें भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ हमको जाने दो, तुम हमको एकाधिकार दे दो, मोनोपोली दे दो। अगर हमको एकाधिकार दोगे हम भारत से मसाले खरीदेंगे, और यहां पर क्योंकि नीदरलैंड्स में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं तो हम मुंह मांगे दामों पर बेचेंगे, हम बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। जब हम बहुत प्रॉफिट कमाएंगे तो हम उस प्रॉफिट में से तुमको भी एक हिस्सा देंगे। तो डच संसद ने बोला ये तो बहुत सही है भाई, बाकी तो पुराना जो तरीका है उसमें सब जाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, कोई हमसे शेयर नहीं करेगा, ये बहुत सही आइडिया है। और तब डच संसद ने 21 वर्षों का व्यापारिक अधिकार यानी 21 इयर्स का मोनोपोली ट्रेडिंग राइट दे दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। क्यों? कि जाओ भाई आप व्यापार करो और कमाओ प्रॉफिट और फिर हमको कुछ शेयर देना। तो इसको 21 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार मिला। ठीक है सर, हमको ये भी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए अगली चीज जो हमको समझनी है, फिर मैं आपको थ्योरी दिखाऊंगा, परेशान मतलब, थ्योरी आपको हमेशा पूरी मिलनी है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। इधर ध्यान दो। अब देखो, तो कंपनियां,
सबसे पहले देखो पुर्तगाली, इनकी फर्स्ट फैक्ट्री हमने पढ़ी कोचीन, 1503 में इन्हें फैक्ट्री खोली और गोवा इनका हेडक्वार्टर है। अब हम आते हैं डच नीदरलैंड की जो है कंपनी, मसूलीपट्टनम इनकी फर्स्ट फैक्ट्री है। सर क्या आप बता सकते हैं ये मसूलीपट्टनम क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं बच्चे। मसूलीपट्टनम हम लोग इस मैप में देख लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस मैप को हम लोग नीचे ले आएंगे, डोंट वरी, 1 मिनट का समय दें, ये मैप नीचे आ गया और फिर हम लोग देखेंगे कि भाई कोचीन भी हमने पुर्तगालियों का मार्कआउट किया था और अब हम लोग मार्कआउट करेंगे मसूलीपट्टनम। यहां पर अगर आप फोकस करोगे तो बेटा यहां पे आपको मसूलीपट्टनम दिख जाएगा। ये देखें, ये है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मौजूद है। जैसे मैंने बोला पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन, ये कहां मौजूद है? केरल में मौजूद है ना। और 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री किसकी बच्चे? तो डच लोगों की पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम। ओके सर, चल ये हमको पता चल गया। अच्छा इनका हेडक्वार्टर क्या होगा? इनका हेडक्वार्टर होगा पुलिकट। हेडक्वार्टर क्या होगा? पुलिकट इनका हेडक्वार्टर होगा। चले तो बेटा पुर्तगाली फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन और मुख्यालय गोवा, और डच फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम और हेडक्वार्टर क्या होगा बच्चे? पुलिकट इनका हेडक्वार्टर होगा। ये बात अच्छे से दिमाग में रखें, ठीक है? ये हमने अच्छे से समझ लिया, समझ लिया सर। फिर हम बात करते हैं अच्छा ये पुलिकट कहां पर है? अगर आज हम बात करें तो बेटा आज ये तमिलनाडु में, उस टाइम पे तो मद्रास था, तो पुलिकट तमिलनाडु। गोवा तो गोवा में ही, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो पुर्तगालियों की फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन, हेडक्वार्टर गोवा, और डच लोगों की फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम और हेडक्वार्टर बच्चे पुलिकट। चले तो ये हमने बात समझ ली। आओ देखते हैं। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। यह एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। संयुक्त पूंजी का मतलब है जॉइंट कोऑपरेटिव। 1602 में स्थापित इस कंपनी को डच संसद द्वारा पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। यह बात मैंने आपसे पूरी A to Z डिस्कस कर ली कि द डच आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ हॉलैंड और नीदरलैंड्स। इट वाज अ जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी. This company was granted monopoly right for 21 years to trade with eastern countries by Dutch Parliament. First factory 1605 मसूलीपट्टनम। तो पहली फैक्ट्री बच्चे मसूलीपट्टनम 1605 आंध्र प्रदेश। आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, जैसे हमने बोला कोचीन 1503, वैसे ही मसूलीपट्टनम 1605। क्या सर ये ईयर महत्वपूर्ण है? आया नहीं है आज तक एग्जाम में, तो अगर नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट है कि भाई 1503 में कोचीन पहली फैक्ट्री, 1605 में यहाँ पे मसूलीपट्टनम, एक रेफरेंस पॉइंट है। देखो क्योंकि मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो भाई मेरा तो काम है ईयर्स बताना, जो काम के नहीं भी ईयर्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपसे कनेक्टिविटी रहे कि कौन से साल क्या हो रहा है, ये पता तो चले, लिंक आप बना पाओ। आप देखो 100 साल बाद लगभग इनकी एक फैक्ट्री आ रही है, तो आप सोचो कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या सफल हुआ? बिल्कुल सफल हुआ। बहुत सालों तक अल्मीड़ा की नीले पानी की नीति ने अन्य यूरोपीय देशों को भारत प्रवेश से रोके रहा। चल आगे देखें। अब देखो बेटा अंग्रेजों और डच लोगों की भी लड़ाई होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर आएंगे डच, फिर आएंगे ब्रिटिश। बिल्कुल सर, ये हमारी बात हुई थी। और आपको मालूम है पुर्तगाली और ब्रिटिशों की एक लड़ाई अभी अभी हमने चर्चा कर लिया, स्वाली का युद्ध। सही बात है, बैटल ऑफ स्वाली, इस पर हमने चर्चा कर ली। 1611-12 में ये युद्ध हुआ, बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें कौन जीता? तो बेटा ब्रिटिश जीत गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई फिर पुर्तगालियों के बाद डच आए, आगे ब्रिटिश तो आएंगे ही। तो जब ब्रिटिश इंडिया में होंगे तो ना सिर्फ उनकी पुर्तगालियों से लड़ाई होगी बल्कि डच और ब्रिटिशों के बीच में भी एक लड़ाई होगी, और ये बेटा लड़ाई कहलाएगी बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध। क्या कहलाएगा? बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध। ये जो बैटल ऑफ बेदरा है ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम है। ये जो स्वाली है ये गुजरात के पास जगह का नाम है। ये तो नेवल वॉरफेयर है, तो ये तो एक जो जगह का नाम है बेसिकली आपका वो है पानी वाला क्षेत्र है। और ये जो बेदरा है तो प्रॉपर लैंड है, जमीन पर लड़ाई हो रही है वेस्ट बंगाल। किसके बीच में? एक तरफ है डच, एक तरफ है ब्रिटिश। अगेन इसमें ब्रिटिशों की जीत होगी। तो कभी आपके मन में अगर ये प्रश्न आता है कि पुर्तगाली और डच ब्रिटिशों से पहले आए फिर भी वो साम्राज्य नहीं बना पाए, क्यों? क्योंकि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो ब्रिटिशों के सामने टिक नहीं पाई, और जब आप युद्ध में हार जाओगे तो आप साम्राज्य नहीं बना पाओगे। जबकि ब्रिटिश बाद में आए इन दोनों के, लेकिन फिर भी ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया और डच को बेदरा में हराया। यह युद्ध किस वर्ष होगा? 1759। यह युद्ध का ईयर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, 1759। स्वाली का युद्ध 1611-12 और ये 1759। अच्छा ये जो पहला टॉपिक है इसमें ही थोड़े बहुत ईयर आपको दिखते हैं, बाकी और बहुत सारे टॉपिक अभी आना बाकी हैं, वहां पर आपको बहुत ईयर नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पे आपको दिखते हैं, तो इससे परेशान मत होना। तो अंग्रेजों और डच, बेदरा का युद्ध पश्चिम बंगाल 1759, ब्रिटिश जीते। ठीक है, हमने ये भी भाई पूरी चीज पर चर्चा कर ली।
चल, तो ये पूरी चीज मैंने बता दी। बैटल ऑफ बेदरा, ब्रिटिश वर्सेस डच, वेस्ट बंगाल 1759, ब्रिटिश जीते, ब्रिटिश वन। चल, डचों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? मैं चाहूंगा आप जरूर इसका जवाब दें। हाँ भाई, तो हम लोग एक जगह पे लिख देते हैं कि पुर्तगालियों ने जो फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की है बेटा, तो उसका सही जवाब क्या है? कोचीन। और कब? 1503। और इनका हेडक्वार्टर क्या है? गोवा। बार बार रिवाइज करेंगे। डच लोगों की बात करें तो बेटा इनकी जो पहली फैक्ट्री है डच लोगों की, तो ये कहां स्थापित होगी? तो सही जवाब है बेटा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इनकी जो पहली फैक्ट्री है ना, वो स्थापित होगी कब? 1605 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है डच लोगों का, तो बेटा वो हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो हेडक्वार्टर है पुलिकट। ठीक है, पुलिकट। चले, और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो सही जवाब क्या हो गया बच्चे? मसूलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, ओके सर। आओ, ब्रिटिश और डचों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ? चले भाई, इसका जवाब दें। ब्रिटिश और डचों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो हमने बात कर ली भाई, ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में। बार बार रिवाइज करेंगे। स्वाली का युद्ध। हम कोई जल्दी में नहीं है कि हम लोग भागें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम लोग आराम से, क्योंकि मैं समझ सकता हूं फर्स्ट क्लास है, बहुत सारे नए फैक्ट आपके ऊपर गिर रहे हैं, तो इसलिए रिवीजन जरूरी है। ब्रिटिश और पुर्तगाली स्वाली 1611-12। जबकि अगर मैं बात करूं ब्रिटिश वर्सेस डच, तो बेटा यहां पे सही जवाब क्या है ब्रिटिश वर्सेस डच में? तो यहां पे हम लोग सही जवाब देखते हैं, बेदरा का ये युद्ध हुआ है 1759, पश्चिम बंगाल। चल, तो ये सही जवाब हुआ। ओके सर, ओके। अगला प्रश्न देखें। डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार दिया? महालड्डू। चलो बच्चे जल्दी इसका जवाब दो। हाँ भाई, तो डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार दिया? अभी हमने पूरी थ्योरी अच्छे से डिस्कस कर ली थी, तो इसका सही जवाब है 21 वर्ष। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको आगे एक चीज बताऊं। आगे चल के जब हम लोग अपनी क्लास में ऑफिशियली ब्रिटिश शुरू करेंगे, हम लोग ब्रिटिश अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। आज हमने पुर्तगाली और डच पढ़ लिए, लेकिन जब मैं ब्रिटिश शुरू करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 वर्षों से भारत से व्यापार करने का एकाधिकार दिया, उसी प्रकार एक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाएगी ब्रिटिश महारानी के पास और उनसे 15 वर्षों का एकाधिकार का परमिशन ले लेगी। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए कि जब किसी को ये एकाधिकार का परमिशन मिलता था, तो क्या दूसरे देश भी इसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचो, डच पार्लियामेंट का अगर कोई आदेश है तो ब्रिटिश कंपनियां थोड़ी फॉलो करेंगी। सिर्फ डच देश जो है, जो नीदरलैंड्स है, तो वहां पे जो डच कंपनियां हैं सिर्फ वो फॉलो करेंगी। भाई आज अगर भारत के प्रधानमंत्री कोई कानून लाते हैं तो भारतीयों पर लागू होगा कि भाई वो नेपाल पर लागू हो जाएगा? भारतीयों पर ही होगा ना। जीएसटी भारतीय दे रहे हैं कि नेपाल भी दे रहे हैं? 2017 से नेपाल के लोग नहीं। तो भाई वही बात है। तो डच पार्लियामेंट का जो ऑर्डर है कि 21 वर्षों तक कोई दूसरी डच कंपनी भारत से व्यापार नहीं करेगी, अन्य देश थोड़ी ना मानेंगे, अन्य देश तो जाएंगे। उसी प्रकार जब ब्रिटिश महारानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार वो देंगी, इसका मतलब है कोई दूसरी ब्रिटेन की कंपनी 15 वर्षों के लिए इंडिया से व्यापार नहीं कर सकती, क्योंकि वहीं की महारानी ऐसा बोल रही है। अगर किसी ने व्यापार किया तो ये क्राउन के आदेश का उल्लंघन है, रानी के आदेश का उल्लंघन है, फिर सजा दी जाएगी। चले, तो यहां पे यही इसका सही जवाब। तो इस प्रकार आज हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो टॉपिक शुरू किया, उस टॉपिक में हमने बहुत ही अच्छे स्तर पर डिस्कशन किया। ना सिर्फ हमने अच्छे स्तर पर डिस्कशन किया, हमने ये भी रियलाइज किया बच्चों कि हमने पुर्तगाली और डच खत्म कर लिए। अब अगली क्लास में हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुझे आशा है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको भी यहां पर एक प्रश्न दे ही दूं। बड़ी मेरी तीव्र इच्छा है कि आपको भी एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाए। चलो भाई, तो जाने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन आपको भी हम दे ही देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन बच्चों ने अच्छे से पूरी क्लास देखी वो जरूर बता पाएंगे। कोई ऐसी टफ चीज मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं, ठीक है। चलो आइए, तो आपके लिए जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि जब हम बात करते हैं कि भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका जो ब्रिटिशों से युद्ध हुआ, तो जो इनका ब्रिटिशों से युद्ध हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ,
तो बेटा इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ है, जिस युद्ध को हम लोग बेदरा का युद्ध बोलते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि यह युद्ध किस वर्ष हुआ है। मैंने आपको कहा था यह एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला 1611, दूसरा 1602, तीसरा 1702 या चौथा ऑप्शन 1759, 1759। तो भाई जो आपको सही लगे आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या सही जवाब है। चल, तो ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।